जब हम लोग को चालू करना है रजिस्ट्रेशन का मतलब तो आप सभी जानते हो कि हम लोगों को अगर हम जीएसटी के दायरे में आ रहे हैं, जीएसटी के दायरे में आने का मतलब उनका कुछ लिमिट्स होगा अमाउंट का, अगर वो अमाउंट के लिमिट में आ रहे हैं या फिर कभी कभी अमाउंट के लिमिट में नहीं भी आ रहे हैं बट स्टिल हमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है। तो कुछ क्राइटेरिया है गवर्नमेंट का जहाँ पे जाके हमको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा अगर हम उस क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं तो। और जैसे आप जीएसटी में रजिस्टर हो गए फिर आपको जीएसटी का सारा रूल फॉलो करना है। तो यहाँ पर यही बात बोला है। तो जीएसटी का पहले एडवांटेज बताया कि क्या एडवांटेज होगा रजिस्ट्रेशन लेने से। सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि आप एक रिकॉग्नाइज सप्लायर हो जाओगे, आप भी ऑथराइज हो जाओगे लोगों से जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करने के लिए। आपको कोई भी इनपुट मिला है, आईटीसी आपसे कोई काटा है जीएसटी, इनपुट जीएसटी, तो उसका आईटीसी क्लेम करने के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे और आप अपने आगे के सप्लायर को भी आईटीसी क्लेम करने का ऑप्शन दे पाओगे। आप जिसको माल बेच रहे हो आपका रिसिपिएंट को भी आप आईटीसी क्लेम करने का मौका दे पाओगे, वरना वो भी आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो। जीएसटी नंबर क्या है? एक 15 डिजिट पैन बेस्ड नंबर है। हम क्या बोला? 15 डिजिट पैन बेस्ड नंबर है, मतलब आपका पैन नंबर से लिंक होगा जीएसटी, ये ध्यान रखना। पहला 2 डिजिट है ना वो स्टेट का कोड है, पहला 2 डिजिट जो है वो स्टेट का कोड है। नेक्स्ट 10 डिजिट जो है वो आपका पैन नंबर होगा। अब अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपका अपना पर्सनल पैन नंबर, अगर आप एक कंपनी हो तो कंपनी का पैन नंबर, अगर आप एचयूएफ हो तो एचयूएफ का पैन नंबर, पार्टनरशिप हो तो पार्टनरशिप का पैन नंबर। नेक्स्ट 2 डिजिट होगा एंटिटी कोड। आप किस टाइप का एंटिटी हो, आप सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो, क्या हो, उस हिसाब से एक कोड होता है आपका। और लास्ट डिजिट एक चेक डिजिट होगा, वो आपका नहीं होता, वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करता है। चेक डिजिट बाय डिफॉल्ट है, वो आपको डिसाइड नहीं करना होता। तो पहला जैसे एग्जांपल दिया देखो यहाँ पे, मान लो मेरा जीएसटी नंबर ये है 19 AAICM 1234KIZ2 या फिर है 06 AAICM I1234KIZT। तो लास्ट में नंबर भी हो सकता है, अल्फाबेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पहला 2 डिजिट देखो स्टेट का कोड है, यहाँ 19 का मतलब ये वेस्ट बंगाल है, ये 06 का मतलब दिल्ली है, ऐसे हर स्टेट का एक कोड है, वो कोड होगा। अगला 10 डिजिट आपका इनकम टैक्स का पैन, एक नंबर होगा जो आपका एंटिटी नंबर होगा, पैन होल्डर आपकी स्टेट में हो। बाय जेड आपका बाय डिफॉल्ट होता है, सब में जेड बाय डिफॉल्ट ही होता है आजकल, तो ये जेड सब में है देख लो। और लास्ट है 2 डिजिट या 1 डिजिट जो भी होगा वो चेक डिजिट होगा। ये आपका जीएसटी का नंबर, इतना कुछ याद करने को नहीं है, खाली 15 डिजिट पैन बेस्ड नंबर है, ये ध्यान रखना। पहला 2 डिजिट स्टेट कोड और अगला 10 डिजिट आपका पैन नंबर है, बस यही याद रखना। अच्छा मेरे को एक बात बोलो, अगर हम वेस्ट बंगाल में हैं, अगर हम तमिलनाडु में हैं, अगर हम पंजाब में हैं, हमको सब स्टेट में जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा क्या? अगर हम वेस्ट बंगाल में बिजनेस करते हैं, हम तमिलनाडु से भी माल बेचते हैं, हाँ सर, और मेरा पंजाब से भी माल बिकता है, हाँ से होगा सब में लेना, क्योंकि सबका स्टेट कोड अलग है ना बेटा, इसीलिए। लेकिन बाकी जो 10 डिजिट होगा वो मेरा पैन नंबर ही होगा। तो पहला 2 ही डिजिट सब में चेंज होगा, तो सब जगह मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्या सेम पैन नंबर से मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल, आपको पैन नंबर नया लेने का दरकार नहीं है हर जगह, तो आपको मिल जाएगा। अब आ गया कौन लायबल होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन 2 टाइप का है, या तो आप उस लायबिलिटी में आ रहे हो इसलिए, और नहीं तो फिर आप एक मन से ले रहे हो, वॉलेंटरी, आप अपने मन से ले रहे हो, वो भी अलाउड है। तो एवरी सप्लायर जो लायबल है जीएसटी के अंदर स्टेट या यूटी में या सेंट्रल बेसिस पे, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट क्रॉस कर रहा है, टर्नओवर लिमिट इन फाइनेंशियल ईयर अगर क्रॉस कर रहा है, उसको जीएसटी लेना पड़ेगा, जो कि कुछ स्टेट में कितना है 20 लाख, कुछ स्टेट में 10 लाख, कुछ स्टेट में 40 लाख, और सर्विस के केस में कुछ स्टेट में 10 लाख, कुछ स्टेट में 20 लाख। गुड्स के केस में 10, 20, 40 और सर्विस के केस में 10 और 20। यहाँ पे वही चीज बोला है, तो जैसे आप बता दें कुछ स्पेशल कैटेगरी है जहाँ 10 लाख का लिमिट हो, बाद में आएगा ही आगे, यहाँ पढ़ने का दरकार नहीं है।
ये रहा वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से हैं। ये 4 स्टेट है जहां 10 लाख का लिमिट है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस। ये 4 स्टेट्स हैं जो कि वो स्पेशल कैटेगरी है जहां पे 10 लाख का लिमिट है, चाहे गुड्स हो या सर्विस, दोनों में 10-10 लाख का लिमिट है। MMNT बोल के हम इसको याद करते हैं। MMNT मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, 4 में 10 लाख का लिमिट है। बाकी कुछ एक स्टेट है जहां पे 20 लाख, कुछ एक स्टेट बाकी जो बच गया वो 40 लाख। तो यहां पे बताया स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 10 लाख लिमिट है, वो 4 ही स्पेशल कैटेगरी है जहां पे 10 लाख का लिमिट है। कुछ स्टेट है जहां 20 लाख का लिमिट है, ये रहा वो लिस्ट गुड्स के केस में, और बाकी सब में 40 लाख का लिमिट है। सर ऐसा क्यों, स्पेशल भी बोलते हैं और कम में जीएसटी लेना पड़ेगा? अरे बेटा वो स्टेट ही ऐसा है, वहां पे पहाड़ी इलाका ज्यादा है, सेल वेल कम है, तो गवर्नमेंट बोलता है 10 लाख का भी माल बेच लियो अगर उस स्टेट में तुम, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लो। यहाँ फायदा नहीं दे रहा है गवर्नमेंट, वो स्टेट को फायदा नहीं दे रहा है। और अगर आप सर्विस हो तो भी ये 4 स्टेट में 10 लाख, बाकी सब स्टेट में 20 लाख। सर स्टेट का नाम याद करना है, ये 10 लाख वाला याद रखो, बाकी मत याद रखो। आपको रहे याद तो बढ़िया है। इनका भी फुल फॉर्म है AMP STU। अब इसका कोई शॉर्टकट तरीका आप याद करना चाहो आप कर लो। हम जैसे बनाया था शायद इसका प्यूमा। प्यूमा एक जूता है। P से पुडुचेरी, U से उत्तराखंड, M से मेघालय, एक M यहां पे भी, 2 M यहां पे भी है, मिजोरम और मणिपुर, और यहां पे M से मेघालय और A से अरुणाचल प्रदेश। अब बच गया ST, सिक्किम और तेलंगाना। तो याद करने का है, याद रख सकते हो तो बढ़िया रहेगा। नहीं याद रहता 20 लाख वाला कोई बात नहीं है, 10 लाख वाला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है मेरा बात? हाँ सर। एक बात और आपको पहले भी हम पढ़ाए हैं, सर क्या देखना है ये 20 लाख 10 लाख 40 लाख, क्या प्रॉफिट की सेल? बोलो, प्रॉफिट 10 लाख 20 लाख 40 लाख देख रहे हैं कि सेल देख रहे हैं? सेल को यार लैंग्वेज में क्या बोला है? टर्नओवर। और एग्रीगेट टर्नओवर बोला है। एग्रीगेट माने सर, एग्रीगेट टर्नओवर देखते समय हम सारा सेल देखेंगे। सारा सेल माने वो सेल भी जिस पे टैक्स लगने वाला है, वो सेल जो एग्जम्प्टेड है, वो सेल जो एक्सपोर्ट है, सारा देखेंगे। सब जोड़ के अगर हम ये अमाउंट क्रॉस कर रहे हैं, जीएसटी के लिए तो एलिजिबल हो गया। ठीक है, एग्जम्प्टेड गुड्स पे, एक्सपोर्ट गुड्स पे आपको जीएसटी लेना नहीं है, लेकिन टर्नओवर चेक करते समय, यह पहले भी बता चुका आपको कि टर्नओवर चेक करते समय, वो कंपोजिशन लेवी के टाइम में भी बोला था, और ये सब जगह कॉमन है पूरा जीएसटी में। जहां जहां टर्नओवर चेक करना है वहां वहां आपको टोटल टर्नओवर देखना पड़ेगा आपका। फिर वो टैक्सेबल है नहीं है, जो भी है सारा टर्नओवर लेके आप लिमिट चेक करोगे। तो देखो यहां लिख भी दिया, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जम्प्टेड सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, सब जोड़ के आप देखोगे। सारा सेल जोड़ के आप देख लो। अगर आप सेम पैन में भी इंटर स्टेट कर रहे हो, देखो कितना गजब बात बोला है। मतलब आपका कोलकाता में एक ब्रांच है और आप एक कोलकाता वाला ब्रांच के माल भेज रहे हो, वो भी ऐड करना है। देखो कितना हेवी बात बोल दिया। नहीं सॉरी, कोलकाता में हो और ये आपका पंजाब में बिजनेस है, तो कोलकाता वेस्ट बंगाल हो गया, और आपका चंडीगढ़ यानी पंजाब में भी बिजनेस है। ये तो सर हम अपनी ब्रांच को माल भेज रहे हैं, हाँ वो भी जोड़ लो। अगर इंटर स्टेट सप्लाई है सेम पैन पे भी, मतलब आपका ब्रांचेस को बोला जा रहा है यहाँ पे, ब्रांच डिपार्टमेंट, वो भी जोड़ो। तो सर कोलकाता टू कोलकाता भेज रहे हैं और सेम पैन नंबर, सेम जीएसटी नंबर है, तो नहीं, तब नहीं, उसको मत जोड़ो। मेरा बात समझ में आया? जो मैं अभी एग्जांपल बोल गया, कोलकाता टू पंजाब अलग अलग जीएसटी नंबर होगा, भले पैन नंबर सेम हो, तो उसको जोड़ के देखना पड़ेगा हम 40 लाख 10 लाख 20 लाख पार कर रहे हैं क्या। लेकिन अगर हम
सेम स्टेट में सेम पैन नंबर में माल ट्रांसफर कर रहे हैं उसको नहीं जोड़ना। तो ये एक नहीं जोड़ने वाला आइटम याद रखने लायक हो गया। अब एक बात है बेटा, दिल्ली, पुडुचेरी, इनको एक तरीके से देखा जाए तो यूटी मानते हैं। पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, ये सब यूनियन टेरिटरी है ना? हाँ सर। लेकिन सर जीएसटी के मामले में उनको स्टेट की तरह देखिए। मतलब कोलकाता टू दिल्ली माल गया तो हम क्या मानेंगे? एक स्टेट से दूसरा स्टेट मानेंगे। सर फर्क नहीं पड़ता हमको, फर्क नहीं पड़ता हमको, क्योंकि यूटी टू यूटी, सेम यूटी में माल जाए दमन एंड दीव से दमन एंड दीव, तब यूटी जीएसटी और सी जीएसटी लगता है। लेकिन अगर दमन एंड दीव से कहीं पर भी माल जाए अदर देन दमन एंड दीव, तो उस पर वैसे भी आईजीएसटी लगना था। तो ये लोग यहाँ पे बोल दिया कि उसको यूटी मत मानो, उसको स्टेट मानो जीएसटी में, क्योंकि नॉर्मल तुम्हारा ज्योग्राफिकल डिवीजन के हिसाब से वो यूटी है। दिल्ली एक यूटी है, पुडुचेरी एक यूटी है, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है उसको स्टेट की तरह कंसिडर करो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहां बोला सर और किसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है? बोला फ्यू केसेस में रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज ऑफ टर्नओवर। तुम्हारा साइज ऑफ टर्नओवर कुछ भी है फिर भी तुमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कुछ केसेस में वो आगे पड़ेंगे। एक मिनट होल्ड करो, गेट बंद। तो यहाँ पे क्या बोला है? द लिमिट ऑफ 40 लाख इज एप्लीकेबल ओनली टू सप्लाई जो आर एंगेज इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स। ये बात अपने पहले भी बोल चुके हैं। सर्विस में 40 लाख का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, सप्लाई सर्विस में 40 लाख का कोई लिमिट नहीं है। ये वाला पॉइंट पे कुछ खास बात नहीं था। हाँ, ये वाला पॉइंट सर, इसके अलावा और कौन जीएसटी लेगा? सर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी है। आप ये लिमिट पे नहीं भी आ रहे हो फिर भी आप जीएसटी ले सकते हो। लेकिन अब एक बात कहूंगा, सर हम ले लिया, आप लोग आंसर करना इसका। सर हम जीएसटी नंबर ले लिया, ठीक है, लेकिन मेरा टर्नओवर 12 लाख ही है और हम वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में क्या लिमिट होगा आपके हिसाब से? हम गुड्स बेचते हैं, गुड्स 20 लाख। 40 लाख, 40 लाख बेटा। गुड्स वाला लिस्ट क्या था? हाँ सर। ये 4 स्टेट है ना, एमएमएनटी, यहां तो 10 लाख है, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो। ये जो प्यूमा एसटी है इसमें 20 लाख है गुड्स के केस में। बाकी जितने स्टेट बच गए, यूटी बच गए, सब में 40 लाख है। गुड्स के लिए पढ़ लिए पूरा। सर्विस जैसे पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे? सर वो 4 स्टेट है एमएमएनटी, तो 10 लाख ही है सर्विस के लिए भी, बाकी सारा स्टेट में 20 लाख है। यानी ये प्यूमा एसटी में भी 20 लाख ही है अगर आप सर्विस बेच रहे हो, और बाकी स्टेट में भी 20 लाख ही है अगर आप सर्विस बेच रहे हो। क्लियर है मेरा बात? तो इनमें वेस्ट बंगाल कहीं भी नहीं था, प्यूमा एसटी या एमएमएनटी में। तो गुड्स के केस में वेस्ट बंगाल में क्या लिमिट होगा? 40 लाख। मेरा टर्नओवर कितना है? 20 लाख, 12 लाख। क्या हमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है? नहीं, नहीं लेना जरूरी है। ठीक है सर, लेकिन आप ले लिए। क्या अब हमको जीएसटी काटना पड़ेगा पार्टी से जिनको भी माल बेचेंगे हम, या हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेके रख दिए, जब हम लिमिट पार करेगा तब हम जीएसटी काटेगा? बोलो दोनों में से कौन सा बात मेरे लिए ठीक रहेगा? क्या हम 12 लाख पार किया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया वॉलेंटरी अपने मन से, अब हमको जीएसटी काटना ही पड़ेगा पार्टी से, जीएसटी का रूल मेंटेन करना ही पड़ेगा, या फिर जब हम ये 40 लाख वाला लिमिट पार करेंगे तब जीएसटी काटना चालू करेंगे? लिमिट पार करेंगे। नहीं बेटा जी, आप एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिए, ये बात केस लॉ के लिए याद रखना, आपको केस स्टडी में यही फंसाएगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन ले लिया, आप पे जीएसटी का सारा रूल एप्लीकेबल हो जाए। नाउ देयर इज नो ऑप्शन फॉर यू।
ठीक है, तुम 12 लाख में की रजिस्ट्रेशन लियो, तुमको बचना है काटने से, एक तरीका है, बताओ क्या क्या सजेशन दोगे एक क्लाइंट को? हम एक क्लाइंट है, हम आपके पास आया, हम बोला बेटा जी हम 12 लाख का सेल करते हैं, 12 लाख 15 लाख का, मेरा मैक्सिमम 15 लाख का सेल होता है, उससे ज्यादा होता ही नहीं है। हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना चाहते हैं, ले, तुम्हारा पहला सजेशन होगा मत लो। बट हम बोला हम जिन पार्टीज को माल बेचते हैं वो लोग जीएसटी रजिस्टर्ड है, और वो लोग बोलते हैं तुम्हारे कारण हमको इनपुट क्लेम करने का मेरा चेन टूट रहा है, या जो हमको माल बेचता है वो लोग बोल रहे हैं तुम अनरजिस्टर्ड है, हमारा चेन टूट रहा है, हमको लेना पड़ रहा है। तब आप बोलोगे अच्छा ले लो, हम लोग ले तो लेते हैं, पार्टी से जीएसटी नहीं काटते हैं, क्योंकि हम तो अभी लिमिट से बहुत दूर है, कहाँ 40 लाख, कहाँ 12 लाख 15 लाख। तो हमको क्या बोलोगे? ना 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 ना, ऐसा मत कीजिएगा। आप एक बार जीएसटी के दायरे में आ गए, रजिस्ट्रेशन ले लिए, यू हैव टू डिडक्ट जीएसटी फ्रॉम योर पार्टीज। आपको जीएसटी का सारा रूल फॉलो करना पड़ेगा, जैसे एक नॉर्मल हाई टर्नओवर वाला करता है। फाइन, बात समझ में आया मेरा? ये वाला बहुत काम का बात था ये। हाँ। अब हम आपसे बोलता है अरे यार ये तो फंस गए, क्या करें? आपका क्या सजेशन होना चाहिए मेरे लिए? अभी भी हम चाहते हैं कि हम पार्टी से जीएसटी पीएसटी नहीं काटे, इतना छोटा टर्नओवर में इतना झमेला मेंटेन नहीं करना चाहते। हाँ, कॉम्पोजिशन। वेरी गुड, गुड सजेशन। एक काम करिए नीरज सर, आप कॉम्पोजिशन लेवी में आ जाइए। बट कॉम्पोजिशन लेवी के लिए 2-3 इंपॉर्टेंट बात याद रखना पड़ेगा। मेरा खाली विद इन द स्टेट सेल हो, ऑनलाइन सेल नहीं हो, ठीक है ना? यस सर। तो वो कर सकते हैं, बट फिर वो भी बता देना क्लाइंट को कि वो 1% या 5% जीएसटी, या सर्विस के केस में 6% जीएसटी, बेटा जी वो आप अपनी जेब से भरिएगा, आप हमको बताना, आप बताओगे हमको ये बात, नीरज सर अपनी जेब से भरना, पार्टी से कलेक्ट करने मत चला जाना। और इनपुट क्लेम करना तो भूल ही जाना, ठीक है ना? इसीलिए तो ये कंपोजिशन लेवी फालतू है एकदम, इसका माथा खराब है। इनपुट भूल जाओ, पार्टी को जीएसटी क्लेम मत करो, अपनी जेब से भरो। उन्हीं को फायदा है जिनका इनपुट पे जीएसटी बहुत छोटा है, मान लो 5%, आउटपुट पे 12% है, उनके लिए ठीक है, क्योंकि 5% और 1% जेब से गया आपने खाली, ठीक बात ना? उनका गुड्स महंगा होने से बच जाएगा। वो 12% में अगर नहीं ले, खुद को कंपोजिशन लेवी में ले ले, तो वो 1% भी पार्टी से तो ले नहीं रहे, तो उनका टर्नओवर गुड्स का दाम, सेलिंग वैल्यू पर यूनिट कम हो जाएगा, उनका माल ज्यादा बिक सकता है। वो लोग ये स्कीम में रहना चाहिए। पॉइंट क्लियर? बट जिनका 5% ही इनपुट पे, 5% ही आउटपुट पे है, वो क्या पागल है? वो क्या बोलेगा? अरे भाई रहने दे, मेरे को नॉर्मल स्कीम में, है ना? मेरा तो ये 5% आपस में एडजस्ट हो ही जाएगा, मेरी जेब से क्यों भरे हम सब कुछ? क्योंकि ये 5% में हम अपनी जेब से ही भर रहे हैं, क्योंकि जो मेरे को माल बेच रहा है वो तो मेरे से पूरा 5% वसूल करके जाएगा, और ये 1% में हम अपनी जेब से गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, पार्टी से नहीं ले पा रहे, मेरे परचेजर से नहीं ले पा रहे, मेरे कस्टमर से। तो सर 6% आपकी जेब से जा रहा है, तब फिर आप कंपोजिशन में क्यों जाओगे? समझ में आ रहा है मेरा बात? क्लाइंट को एडवाइस कैसे करते हैं सब मैटर में। नेक्स्ट क्या बोला? पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कौन कौन लाइबल नहीं है? जिनका एंगेज इन एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, नॉट लाइबल टू, होली एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। अब मेरा एक क्वेश्चन है, आंसर करना, फिर ये लाइन का मतलब बताएंगे। मेरा टर्नओवर है 55 लाख वेस्ट बंगाल में, हम गुड्स बेचते हैं, गुड्स, क्या मेरे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? मेरा टर्नओवर है 55 लाख पर ईयर इन वेस्ट बंगाल, लेना पड़ेगा? हाँ। बट बेटा वो 55 लाख जो माल हम बेच रहा पूरा का पूरा ऐसा आइटम है जिस पे जीएसटी आई नहीं। अब रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कि नहीं? सर आप तो फंसाने वाला क्वेश्चन दे रहे हैं आज।
यही सब तो केस लॉ में पूछेगा इस पार्ट से। इस पार्ट पे आपको ये थोड़ी ना पूछने बैठेगा कि कितना टर्नओवर पे जीएसटी लगेगा और कितना पे नहीं। ये सब पार्ट बीकॉम लेवल पे पूछते हैं। आपके प्रोफेशनल लेवल में सब बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ के कोई फायदा नहीं है। स्टेट का नाम दे के पूछेगा, बताओ 10 लाख का लिमिट है कि 20 लाख का कि 40 लाख का। ऐसा नहीं करता वो, लिमिट इसीलिए रटना नहीं चाहिए, पर ठीक है याद रहे तो बेटर है। बोलो बोलो, मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए। 55 लाख का टर्नओवर इन वेस्ट बंगाल। सर ऐसा कौन सा आइटम बेचते हैं? चलो जूट बेचते हैं, जूट, या आलू बेचते हैं, आलू। एग्रीकल्चर आइटम में जीएसटी नहीं है ना? लेना पर एग्रीकल्चर आइटम में जीएसटी नहीं है। कर सकते। मेरा 100% आइटम ऐसा है जो जीएसटी दायरे में नहीं आता, बट मेरा टर्नओवर लिमिट क्रॉस कर है। क्या हमको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? सर लेना पड़ेगा। नहीं लेना पड़ेगा। तो 2 क्वेश्चन आपको केस लॉ में फंसाएगा। आप लोगों का आंसर दोनों में क्या होना चाहिए? सर अगर आप लिमिट के नीचे हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन ले लिए तो जीएसटी का सारा नियम फॉलो करना पड़ेगा आपको। और अगर आप लिमिट से ऊपर हो लेकिन आइटम होली एक्सक्लूसिव, देखो क्या लिखा है, पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नॉट लाइबल टू टैक्स, यानी होली एग्जम्प्टेड आइटम है आपका, तो उस आदमी को क्या है, पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन का लिस्ट में नाम दिए, माने उसको रजिस्ट्रेशन लेने का लाइबिलिटी नहीं है। बात क्लियर? हाँ सर। चंद्ररेखा ये बात समझ में आया? तो हाँ सर। टर्नओवर का लिमिट देखते हैं, ठीक है, लेकिन देखो अगर अब हम ये बोलते हैं मेरा 38 लाख का टैक्सेबल वाला आइटम है, हम वेस्ट बंगाल में माल बेचता है, 38 लाख का वो आइटम है जो टैक्सेबल है और 15 लाख का वो आइटम है जो एग्जम्प्टेड है। $38 लाख का वो है और 15 लाख का वो है, टोटल टर्नओवर कितना हो रहा है मेरा? 53 लाख, है ना? हाँ सर। क्या हमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? हाँ लेना पड़ेगा, हाँ लेना पड़ेगा। ठीक बात? यस। चंद्रलेखा ये बात क्लियर हुआ? लेना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ सर। हाँ, क्योंकि आपका ओवरऑल लिमिट क्रॉस हो रहा है और आपका एक आइटम है जो टैक्सेबिलिटी में आता है। हाँ ठीक है, आप जीएसटी का बिल बनाते वक्त जो आइटम टैक्सेबल वाला है उस पर जीएसटी ऐड कीजिएगा बिल में, जो आइटम एग्जम्प्टेड है उस पर जीएसटी मत लीजिएगा पार्टी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर तो लेना, रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा। इसके अलावा कौन लायबल नहीं है? कोई एग्रीकल्चरिस्ट। सर ये तो ठीक ही है, किसान लोग को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने का दरकार नहीं है। जिस आइटम पे प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, वही किसान अगर बोल रहे हम प्रोसेसिंग भी करके उसको पैकेट करके बेच रहे, तो हम आलू उगाते हैं, आलू पे जीएसटी नहीं है, हम किसान हैं, आलू उगाने में जीएसटी नहीं है, लेकिन उस आलू का हम चिप्स बना के पैकेट में भर के बेचता है। बोलिए मालिक, क्या हमको जीएसटी लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन? बोलो, हमें किसान है, नहीं सर। आलू को चिप्स बना के पैकेट करके बेचता है। सर अगर जो एग्रीकल्चरिस्ट है वो बेचेगा तो नहीं लगेगा, कोई और बेचेगा तो लगेगा। मालिक फंस रहे हो आप। आज आप लोग सारा केस में फंस रहे हो मेरे पास। बेटा जी, तब तो ये जितने बड़े बड़े लेन हेन तेन कंपनियां है ना, सब अपने आप को किसान साबित करेगी और अपने पूरे प्रोडक्ट पे जीएसटी दायरे से बाहर निकल जाएगी। बोलेगी हमारा खेत भी है, किसानों को ये अपने यहाँ पे बोलेगी, किसानों को आपका जमीन हमको बेच दो, इतना करोड़ रुपया देंगे आपको और आप ही उगाना और आप ही से हम आलू लेंगे, बस आप मेरे एम्प्लॉय बन के वहां उगाना। किसानों को पटा लेगी, वो बोलेगी हमारा जमीन है, हम भी आलू उगा रहे, ठीक है हमारा एम्प्लॉय उगा रहे, उससे क्या होगा? हर खेत पे हम थोड़ी खुद काम कर सकते हैं, मेरा एम्प्लॉय उगा रहे तो हम तो जीएसटी नहीं देंगे।
हम बेटा वो पैकेट वाला चिप्स पे जीएसटी लगेगा, वो जो आलू उगा के बेचा उस पे जीएसटी नहीं लगेगी। देखो क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, लैंड कल्टीवेट करके जो प्रोड्यूस निकला है उस पे जीएसटी नहीं, बट उसके अलावा उससे कुछ प्रोसेसिंग होके बिकेगा और वो जीएसटी के दायरे में अगर आता है। पैकेट चिप्स पे जीएसटी लगता है कि नहीं? हाँ सर, लगता है। लेस खरीदते हो, अंकल चिप्स खरीदते हो, कुरकुरे खरीदते हो, इन पे जीएसटी लगता है बेटा जी, यहां भी लेना पड़ेगा। ठीक बा? हाँ सर। तो ये बात ध्यान रखना, वरना पूरा इंडिया है ना किसान हो जाएगा। पूरा इंडिया किसान हो जाएगा बेटा। सब तो यही चोरी करता है सबसे पहले। कौन चेक करने आएगा बताओ? हम जमीन से कितना कमाया, चिप्स बेच के कितना कमाया, कौन इस पे नजर रख पाएगा? उतना ट्रैकर तो हम किसी को बेवकूफ बना देंगे। गवर्नमेंट बोलता है रुको, हम पहले लिमिट फिक्स कर देते हैं। इसके अलावा पर्सन एंगेज इन रेंडरिंग टैक्सेबल सर्विस who are liable to GST under RCM are not required to take registration। अब एक जबरदस्त केस फंसा है। मान लो मेरा सर्विस ऐसा आता है जो आरसीएम के दायरे में आ रहा है ना, ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पड़े थे। मान लो हम एक ट्रक ड्राइवर है, मान लो हम ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं, नहीं सॉरी, हम एक बिजनेसमैन है और आप ट्रक ड्राइवर, आप ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हो, तो हिसाब से हमको जीएसटी भरना पड़ेगा ना। आरसीएम के केस में सर्विस आप दे रहे हो एज अ ट्रक ट्रांसपोर्ट कंपनी, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी जीटीए, लेकिन जीएसटी भरेगा कौन? जो सर्विस रिसिपिएंट है, हम। ठीक बात है, यही तो पढ़े थे आरसीएम में। हाँ। अब बेटा जी पंगा क्या हो गया, मेरा टर्नओवर भी 15 लाख है, हम एक नॉर्मल बिजनेसमैन है, छोटा मोटा, जिसका साल का 15-16 लाख का सेल है। क्या हम नॉर्मली जीएसटी के दायरे में आते हैं? नहीं आते, क्योंकि 15-16 लाख का सेल है। अब हमें ट्रक ट्रांसपोर्ट एजेंसी से सर्विस लिया, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी से, जीटीए से हम सर्विस लिया, हिसाब से तो हमको जीएसटी भरना है, क्योंकि वो तो खुद जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं होगा, जीटीए वाला है ना। तो सर अब तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। नहीं, यहां बोला जरूरत नहीं, भले ही आरसीएम कैटेगरी में आ रहा है, बट तुम्हारा लिमिट क्रॉस हो रहा है टर्नओवर का, तो जीएसटी में आना। आरसीएम के कारण तुम्हारे ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जा रहा है, रिसिपिएंट के ऊपर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। बात समझ में आया? नॉट रिक्वायर्ड टू टेक बोला। ये वाला पोर्शन एक बार वापस सुनो मेरा बात वापस। नीरज एक किराने का दुकान चलाता है, ठीक है, किराने का दुकान मतलब कंज्यूमर स्टोर, हाँ, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर, छोटा सा, उसका साल का टर्नओवर है 15-16 लाख के आसपास। तो एक बार आइसोलेशन में बात करो, क्या नीरज को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? नहीं लेना पड़ेगा, बात खत्म। हाँ। लेकिन अब हुआ क्या, नीरज ट्रक ड्राइवर कंपनी को पकड़ा जिसके पास 3-4 ट्रक है, और बोला भाई मेरा माल पहुंचवा दिया अगर, या मेरे को माल ला दिया। तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर कौन है? ट्रक कंपनी जो नीरज को सर्विस दे रहा है। हाँ। बट नॉर्मली जीएसटी रूल के हिसाब से ट्रांसपोर्ट कंपनी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें आरसीएम एप्लीकेबल है। सर्विस रिसिपिएंट जीएसटी जमा करेगा, मतलब नीरज को जीएसटी जमा करना पड़ेगा, नीरज द कंज्यूमर स्टोर। हाँ सर, यहां तक बात समझ में आया स्टोरी का? हाँ। बट सर नीरज तो खुद जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है और जीटीए को जीएसटी भरना नहीं है। अंकिता एक ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाती है, अंकिता गुड ट्रांसपोर्ट का, अंकिता को जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, क्योंकि अंकिता के आइटम पे आरसीएम एप्लीकेबल है, सर्विस रिसिपिएंट जीएसटी भरेगा। मेक सेंस? यस सर। और नीरज भी जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं होगा, क्योंकि उसका सेल तो 15 लाख है, 15, 16, 18 लाख जो भी।
दायरे से कम, लिमिट से कम, तो नीरज क्यों ले रजिस्ट्रेशन? क्या यार नीरज को आरसीएम में फॉल कर रहा है इसलिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या, भले ही वो लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा? क्वेश्चन ये है। अब आ जाओ क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन पे। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यह जानना है, क्या नीरज को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या, भले ही वो जीएसटी दायरे में नहीं आ रहा है बट वो आरसीएम में सर्विस रिसीव कर रहा है? आपका आंसर क्या? नो, नहीं लेना पड़ेगा सर। ठीक है, आप अपना टर्नओवर देखिए। आप आरसीएम में जीएसटी जमा करने के लिए लाइबल है इसलिए आप रजिस्ट्रेशन ले लेंगे, नहीं ये जरूरी नहीं है। तो इस केस में फिर जीएसटी कौन भरेगा दोनों में से? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब इस सर्विस पे जीएसटी नहीं होगा? फिर नहीं लगेगा, फिर नहीं लगेगा। यानी वो ट्रक ड्राइवर जब ऐसे आदमी को सर्विस देगा जो जीएसटी के दायरे में फॉल करता है लिमिट के कारण, वो भरेगा जीएसटी आरसीएम में, और ऐसा आदमी को देगा जो जीएसटी दायरे में फॉल नहीं करता, वहां पे नहीं भरेगा कोई जीएसटी। बेटा छोटा छोटा ट्रक ड्राइवर कंपनी नॉन रजिस्टर्ड बिजनेस को सर्विस देगा गवर्नमेंट, वहां कहां ट्रैकर लेके घूमेगा? पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, हाँ सर। जॉब वर्कर एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। आप जॉब वर्कर हो। जॉब वर्कर क्या होता है? मेरे प्रोडक्ट पे आप एक्स्ट्रा कुछ काम करके मेरा प्रोडक्ट आप हमको वापस दे देते। हम साड़ियां बनाते हैं, साड़ियां, आप वो एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हो, साड़ियों पे होता है ना वो जरी का काम, एम्ब्रॉयडरी का काम, वो शादी वाला एकदम महंगा महंगा साड़ी। मेरे को फिलहाल वही एग्जांपल आ रहा है इसलिए वही एग्जांपल दे रहे हैं। समझ में आया बात? होता है ना, वो जो होता है ना जो नॉर्मल साड़ी बनाने का काम करता है, बट साड़ी पे जो एक्स्ट्रा वर्क होता है, वर्क, वो भारी साड़ियां जो होती है शादियों में पहनने वाली, दुल्हन जो लहंगा पहनेगी, दुल्हन जो साड़ियां पहनेगी, दुल्हन की जो महंगा महंगा साड़ी पहनते हैं, एक एक साड़ी का कीमत जानते हो 1.5 लाख रुपए भी होता है इस एम्ब्रॉयडरी वर्क के कारण। तो मेरा काम है साड़ी बनाना, आप हमको एम्ब्रॉयडरी वर्क करके लौटा देते और उसके बदले में आप अपना सर्विस चार्ज ले लेते। ठीक है, आप जॉब वर्कर हो। आप कौन हो? जॉब वर्कर। अब यहां पर अगर जॉब वर्कर लिमिट से नीचे है, क्या उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? सर्विस प्रोवाइडर है तो नहीं, जरूरी नहीं है। लिमिट उसके लिए क्या है? एमएमएनटी में 10 लाख, अदर स्टेट में 20 लाख सर्विस के केस में, है ना। जॉब वर्कर तो गुड्स नहीं बेच रहा, वो तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है खाली। गुड्स तो नीरज का था, नीरज साड़ी एम्पोरियम। हाँ, नीरज साड़ी एम्पोरियम है और अंकिता वो जॉब वर्कर है। तो फिर अंकिता को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा क्या अगर वो लिमिट से नीचे है तो? नहीं। लेकिन अब यहां एक कंडीशन डाल दिया। क्या बोला? अगर वो जॉब वर्कर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेने का दरकार नहीं है, अगर वो लिमिट से नीचे है। लेकिन अगर वो जॉब वर्कर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है, मतलब जिसको सर्विस दे रहा है वो भी जीएसटी के दायरे में नहीं है, तब फिर जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, चाहे उसका लिमिट कम। फंसाया ना? एक्सेप्शनल पॉइंट है एकदम। अब तक बोलता हुआ आ रहा था नॉर्मली नहीं, नॉर्मली नहीं, नॉर्मली नहीं, और दोनों बच जा रहे थे जीएसटी से। जो अंकिता जीटीए वाला एग्जांपल में अंकिता के मुंह से निकला, मतलब फिर तो यहां पे कोई भी जीएसटी नहीं देगा, मतलब ये सर्विस जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, है ना अंकिता? हाँ सर। लेकिन वही जीटीए जब टैक्सेबल पर्सन को सर्विस दे रहा था तब वो जीएसटी के दायरे में आ जा रहा था। हाँ, लेकिन बेटा जी यहां पर क्या बोल रहा है? जॉब वर्कर एक रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो फिर वो रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी भरेगा। हाँ सर। लेकिन जॉब वर्कर अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहे हैं तो खुद जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, चाहे उसका लिमिट कम। समझ में आया मेरा बात? हाँ सर। अगर कोई आदमी इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है टैक्सेबल सर्विस का, फिर चाहे उसका where the aggregate supply of PAN base does not exceed 20 लाख इन ईयर या 10 लाख इन ईयर इन MMNT। अब देखो एक बात बताओ, MMNT से जो माल बेचता है उसके लिए लिमिट क्या है? 10 लाख।
और वो जो प्यूमा और एसटी था वहां पे 20 लाख, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है। तो नॉर्मल बात बताया आपने को तो पता ही था ये बात, ठीक है, तो पता ही था ना नहीं लेना है। हाँ सर। तो फिर यहाँ बताया क्यों अलग से? बेटा यहाँ ये बताना चाहता है, लोग गलती क्या करते हैं पता है एग्जाम में, लोग ये मान लेते हैं कि वो दूसरा स्टेट में अगर माल बेच रहा है और वहां लिमिट 40 लाख पार है, तो मतलब वहां लिमिट के हिसाब से अलग है। तो बेटा इंटर स्टेट हो चाहे इंट्रा स्टेट हो, इंटर स्टेट हो चाहे इंट्रा स्टेट हो, तुमको अपना टर्नओवर चेक करना है, दूसरे वाले स्टेट का नहीं। मेरा बात समझ में आया? हाँ सर। हाँ, ऐसा नहीं है ना कि तुम एमएमएनटी में फॉल करते हो और तुम 15 लाख का सेल कर रहे हो, तुम एमएमएनटी में सेल करते हो और तुम 15 लाख का टर्नओवर है तुम्हारा, तुमको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ना? यस सर। हाँ लेना पड़ेगा, लेकिन तुम जिस स्टेट में माल बेचते हो वहां 40 लाख का लिमिट है। अरे सर कोई नहीं फर्क पड़ता, वहां क्या लिमिट है, भाड़ा में गया वहां का लिमिट। मेरे को तो जहां हम रजिस्टर्ड है उस स्टेट का लिमिट चेक करना पड़ेगा जहां से हम माल बेच रहे हैं, ठीक है ना? हाँ। तो यही बात बताया यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे ये क्या बताया, प्रोवाइडिंग सर्विस थ्रू ई कॉमर्स मोड हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। हाँ वही है, कोई ऑनलाइन माल बेच रहा है ना, ऑनलाइन में ना आगे जाके एक बात बताएंगे, आपके सिलेबस में नहीं है टीडीएस टीसीएस, तो आप फाइनल में पढ़ोगे। जीएसटी में भी टीडीएस करता है, जीएसटी में भी टीडीएस कंसेप्ट है ई कॉमर्स ऑनलाइन ऑपरेटर में, मतलब अमेजॉन फ्लिपकार्ट को टीडीएस काटना पड़ता है। तो बोला कि अगर वो लोग भी लिमिट क्रॉस नहीं करा तो उनको टीडीएस भी नहीं काटना है, क्योंकि वो लोग जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। तो वही ज्ञान दे दिया कि लिमिट के दायरे में है तो जीएसटी नहीं चाहिए। अब तक कहां खाली लिमिट के दायरे में भी जीएसटी लेने का बात किया, जॉब वर्कर में, ठीक है ना? बाकी सब जगह क्या बोला, आप लिमिट के दायरे में नहीं हो, लिमिट के दायरे के अंदर हो सॉरी, तो आपको जीएसटी लेने का दरकार नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे बोला हाँ इनके लिए बेसिक लिमिट नहीं है, इन प्रोडक्ट के लिए। क्या है वो प्रोडक्ट याद है? आइसक्रीम, पान मसाला, इरिटेड वाटर, टोबैको गुड्स, ब्रिक्स, टाइल्स, इनका जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए लिमिट का बात नहीं है, इनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा। ये सब पॉइंट पढ़ने का दरकार नहीं है कुछ। अगर आप अपना बिजनेस किसी को बेच रहे हो तो जीएसटी नंबर का क्या होगा, क्योंकि उसका तो पैन नंबर बदल रहा है सर, उसका नया रजिस्ट्रेशन हो जाएगा डेट ऑफ ट्रांसफर से, उसको नया जीएसटी नंबर मिल जाएगा उसके पैन नंबर के हिसाब से। आपको अपना बिजनेस उसको आप बेच सकते हो, तो फालतू पॉइंट था। सर अगर कोई कंपनी हुआ तो कंपनी का तो अलग पैन नंबर रहता है ना, तो हाँ, भी चेंज हो जाएगा। हाँ वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक बात है आपका, क्योंकि कंपनी का पैन नंबर तो कंपनी का पैन नंबर होता है, कोई आदमी का पैन नंबर थोड़ी ना होता है। पार्टनरशिप बिजनेस जो हम किसी को बेचे तो पार्टनरशिप बिजनेस उसका हो जाएगा, पैन नंबर तो वही रह जाएगा, है ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, तब फिर वो आपको खाली वहीं पे जीएसटी डिपार्टमेंट को बता देना वो प्रॉपर फॉर्म फाइलिंग के थ्रू कि अब से ये जीएसटी नंबर इस आदमी के पास चला गया, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये बात काम का भी नहीं है, छोड़ो। अब आता है कब कब आपका टर्नओवर भले ही कम है लेकिन फिर भी आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। देखो क्या बोला, पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। अगर आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट माल बेचते हो, नॉर्मली पहले सुन लो मेरा बात, एक स्टेट से दूसरा स्टेट में माल बेचते हो, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, भले ही आपका लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा। बोल दिया ना कमाल का बात। लेकिन किनको एग्जम्पशन दे दिया? सर्विस वालों को और हैंडीक्राफ्ट गुड्स वालों को।
अगर उनका लिमिट 20 लाख या 10 लाख पार नहीं कर रहा है, उनको क्या दे दिया? एग्जम्पशन। बाकियों को क्या बोला? दूसरा स्टेट में माल बेचते हो, भले ही लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे हो, फिर भी जीएसटी लेना पड़ जाएगा। फंसा लिए। देखो वो ऊपर मना कर दिया था, यहां उल्टा लाके फंसा दिया। क्यों बताया पता है? आप जब आप एक आगे टॉपिक पढ़ोगे, ई वे बिल आपके सिलेबस में है, 5 मिनट का टॉपिक है, 5-10 मिनट का, लेकिन है। ई वे बिल क्या होता है? सर जब माल एक स्टेट से दूसरा स्टेट या पर्टिकुलर दायरे से बाहर जाता है ना, किलोमीटर का रेंज है उसमें, स्टेट से फर्क नहीं पड़ता, विद इन द स्टेट भी है लेकिन किलोमीटर ज्यादा है। मान लो सिलीगुड़ी से कलकत्ता माल आ रहा है तो किलोमीटर का लिमिट क्रॉस हो जाएगा, कुछ 20 किलोमीटर में ऐसे है, वहां पे पड़ेंगे। तो किलोमीटर का दायरा अगर आपका क्रॉस हो रहा है और आप ट्रक व्रक में माल भेज रहे हो, तो बीच में कहीं ना कहीं वो बॉर्डर आएगा ना, जहाँ पे वो टोल टैक्स और उसे पकड़े वो सब लोग बैठा होगा, वो लोग आपका ट्रक रोक लेगा, बोलेगा ये माल चोरी का है क्या, ये माल यहां से वहां जा रहा है, कहीं चोरी का माल तो नहीं है ना। तो आपको ई वे बिल काटना पड़ेगा। ई वे बिल में आप शो कर देते हो कितना माल किस स्टेट से किस जीएसटी नंबर में कहां जा रहा है। तो वहां अगर जीएसटी नंबर ही नहीं होगा तो ई वे बिल कटेगा नहीं, ई वे बिल कटेगा नहीं तो आपका माल दूसरे स्टेट जाने नहीं दिया जाएगा। तो आपको जीएसटी नंबर लेना ही पड़ेगा, समझे? हाँ सर। तो ये फंसा लिया, इसीलिए आने को सर्विस के केस में नहीं बोला और हैंडीक्राफ्ट को एग्जम्पशन दे दिया, और सर्विस के केस में बोला नहीं। सर्विस में कोई बीच में रास्ता में कोई माल पकड़ेगा क्या? अब हम यहां बैठ के पढ़ा रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं यहां बैठ के किसी पार्टी को, उसमें कोई रास्ता में टोल टैक्स का कहां से आएगा, या ट्रांसपोर्ट का बात कहां से आएगा? ठीक है, उनको जीएसटी लेना पड़ेगा, भले उनका लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है। जो लोग दूसरे स्टेट में गुड्स बेच रहे हैं, आई रिपीट, दूसरे स्टेट में गुड्स बेच रहे हैं, भले ही उनका लिमिट क्रॉस नहीं हो रहा है, बट दे नीड टू टेक जीएसटी नंबर। और नंबर लेते हैं आपको सारा रूल फॉलो भी करना पड़ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली सर दूसरा स्टेट में माल बिके तो जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे आप। ठीक है, यस सर। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अब ये क्या होता है? याद है अपने मामा जी वाला एग्जांपल दिया था कि सामान को भेजना था दिल्ली, जीएसटी नंबर दिल्ली का था उस पार्टी का, लेकिन उसका जो वेयर हाउस था, गोडाउन, वो हरियाणा या यूपी का बॉर्डर में आ रहा था। उस दिन एग्जांपल दिया था ना, मामा जी ई वे बिल काट दिए, कहां का? दिल्ली का, क्योंकि पार्टी दिल्ली का था, लेकिन उसका जिस शोरूम में, जिस वेयर हाउस में माल गया, वो वेयर हाउस यूपी या हरियाणा में था। अब ट्रक पकड़ लिया तो वहां पे एक बार हम लोग को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा, जीएसटी जमा करवाना पड़ा, ट्रक क्लियर हुआ, फिर वो लैप्स हो जाएगा। ये टेम्पररी जीएसटी है। कैजुअल टैक्सेबल मतलब तुम हर समय जीएसटी के दायरे में नहीं आ रहे हो, बट इस पर्टिकुलर केस में तुम जीएसटी के दायरे में आ रहे हो, तो यू हैव टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। मेरा बात क्लियर है? क्लियर है मेरा बात? हेलो? हाँ सर। हाँ सर, क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट बोला, अगर आरसीएम का रूल में ये बोलता है, अगर कोई ऐसा आरसीएम का रूल है जहां ये बोलता है कि जो सर्विस रिसिपिएंट है उसको जीएसटी भरना ही पड़ेगा, भले ही वो जीएसटी के दायरे में आए या नहीं है, और अगर रिसिपिएंट जीएसटी में नहीं आ रहा है तो सर्विस प्रोवाइडर को फिर जीएसटी भरना ही पड़ेगा। तो उस केस में भले ही आपका टर्नओवर क्रॉस नहीं हो रहा है, बट आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, या तो रिसिपिएंट को या सप्लायर। सर्विस या गुड्स के रिसिपिएंट को अगर जीएसटी बोलता है कि वहां पे, जब वो नॉर्मली क्या बोल दिया, तुम आरसीएम के दायरे में आ रहे हो, तुमको जीएसटी नहीं लेना है, भले अगर तुम लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे हो। अभी ऊपर यही पड़े, अगर तुम्हारे ऊपर आरसीएम फॉल कर रहा है, तुम सर्विस रिसिपिएंट या गुड्स रिसिपिएंट हो आरसीएम के कैटेगरी में, और अगर तुम्हारा लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है, तुमको जीएसटी नहीं लेना है। लेकिन कभी कभी क्या बोला, सप्लायर को भी नहीं लेना, जैसे जीटीए के केस में बोला। लेकिन कहीं कहीं पे क्या बोल दिया, सप्लायर को
अब लेना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा उस पर। तो कहीं कहीं बोल दिया है कि अगर रिसिपिएंट जीएसटी में नहीं आ रहे तो फिर सप्लायर को लेना पड़ जाएगा जीएसटी। ऐसा एग्जांपल को स्पॉन्सरशिप सर्विस वाला, ठीक है, तो उस केस में लेना ही पड़ेगा, तब तो लेना पड़ेगा, भले तुम लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे हो। एक्ट कंपलसरी बोल रहा है तो लेना पड़ेगा। तुम नॉन रेसिडेंट हो और इंडिया में माल बेच रहे हो, तुमको जीएसटी लेना पड़ेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, तुम ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर हो, तुमको जीएसटी लेना पड़ेगा, भले तुम्हारा कोई लिमिट पार हो रहा है या नहीं हो रहा है। ई कॉमर्स ऑपरेटर यू हैव टू टेक जीएसटी, ठीक है। मेनली इतना ही पॉइंट याद रखने लायक है। तुम किसी और रजिस्टर्ड पर्सन के लिए माल सप्लाई कर रहे हो, तुम उसके एजेंट बन के काम कर रहे हो, तुमको भी जीएसटी देना पड़ जाएगा। तुम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, यह हम बताया भी था उस दिन भी, क्या होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सर कई बार क्या होता है, मेरा सेल कई एक ब्रांचेस से हो रहा है, बट वो ब्रांचेस में इनपुट नहीं आता। मेरा ऐसा हो रहा है कि एक हेड ऑफिस है जहां इनपुट सारा हेड ऑफिस में आता है, लेकिन सेल सारे ब्रांचेस से हो रहे हैं, तो हिसाब से तो ब्रांचेस में आउटपुट हो रहा है, लेकिन ब्रांचेस में कोई इनपुट नहीं हो रहा है ना, ठीक बात। ब्रांचेस से आउटपुट हो रहा है बट ब्रांचेस में कोई इनपुट ही नहीं हो रहा। अब कभी भी आईटीसी क्लेम करने तो मिलेगा ही नहीं। वहां क्या करो, वो तुम्हारा जो हेड ऑफिस है उसको तुम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से रजिस्ट्रेशन करवा लो जीएसटी में। अब ये सब में अपना आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, क्योंकि हिसाब से देखो यहां पे इनपुट आ रहा है, यहां से आउटपुट कुछ नहीं है। हेड ऑफिस से इनपुट आ रहा है बट आउटपुट कुछ नहीं है, ब्रांचेस से आउटपुट हो रहा है बट इनपुट कुछ नहीं है, तो गलत हो जाएगा ना सप्लायर के साथ। बेचारा जीएसटी भर रहा है आउटपुट पे और इनपुट भूल जाओ, क्योंकि अलग अलग जीएसटी नंबर का कहानी हो जाएगा। तो वहां पे गवर्नमेंट क्या बोला, एक काम करो, अपने हेड ऑफिस को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से रजिस्ट्रेशन ले लो, अलग स्पेशल रजिस्ट्रेशन, और फिर तुम्हारा इनपुट जो भी आ रहा है वो टर्नओवर के प्रोपोर्शनेट में सब ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। वो लोग इनपुट ले, वहां का आउटपुट से इनपुट का एडजस्टमेंट हो जाएगा। समझ में आया मेरा बात? सो ये वाला थोड़ा कम समझ वापस सुनो, मेरा एक हेड ऑफिस है कोलकाता में, ठीक है। हाँ, मेरा सारा इनपुट कोलकाता में, मतलब जो भी परचेजेज है गुड्स या सर्विस का परचेज सारा कोलकाता हेड ऑफिस के नाम से हो रहा है। अब मेरा कोलकाता में अलग अलग ब्रांचेस भी है, उसमें तो दिक्कत नहीं है क्योंकि कोलकाता वाला ब्रांच का सेम जीएसटी नंबर होगा। हाँ, लेकिन मेरा एक ब्रांच दिल्ली में भी है, एक ब्रांच मेरा जयपुर में भी है, कोचिंग सेंटर है मेरा 4 जगह। तो वहां से सेल हो रहा है सर्विस का, बट वहां पे कोई इनपुट ही नहीं होता। वहां का जो रेंट का बिल है सारा हेड ऑफिस के नाम से होगा, वहां का जो इंटरनेट कनेक्शन का बिल है सारा हेड ऑफिस के नाम पे। तो सारा इनपुट किसके पास आ रहा है, आईजीएसटी का, सीजीएसटी, एसजीएसटी का इनपुट किसके पास आ रहा है, कोलकाता वाले कोलकाता वाला ब्रांच के पास। हाँ। लेकिन सारा आउटपुट जीएसटी टैक्स पेबल कहां पे खड़ा हो रहा है, अलग अलग ब्रांचेस में। हाँ बेटा जी, एडजस्टमेंट ऐसे डायरेक्टली तो लेने नहीं देगा गवर्नमेंट, तो मतलब आउटपुट जमा कर दो और इनपुट भूल जाओ। आपको नहीं लग रहा व्यापारी के साथ गलत हो गया? हाँ, हुआ ना मेरे साथ ज्यादती? हाँ सर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोला नहीं 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 बेटा, इतना भी गलत नहीं करेंगे तुम्हारे साथ कि तुम बिजनेस करना ही भूल जाओ। गवर्नमेंट बोला एक काम करो, तुम्हारा जो कोलकाता हेड ऑफिस है ना, उसका जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लोगे ना, वो आईएचडी के नाम से लो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से उसका रजिस्ट्रेशन लेना। मतलब गवर्नमेंट को अलग से बता के लेना स्पेशल तरीके से, ठीक है। हाँ। अब क्या होगा, तुमको इस बात का परमिशन मिल जाएगा कि तुम अपना इनपुट्स को वो अलग अलग ब्रांच पे प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ। अच्छा, समझ। अब वहां का आउटपुट इनपुट एडजस्ट होकर जीएसटी पेबल हो जाएगा।
हो गया ना सॉल्यूशन प्रॉब्लम का। हाँ सर। ऐसा बहुत सारा जगह होता है बेटा कि हेड ऑफिस के नाम पे से सारा परचेज बिल कटता है, लेकिन ब्रांचेस से माल बिकता है, तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर आए। ठीक है, अब क्लियर है? यस सर। हाँ तो बेटा हिसाब से देखा जाए तो मेरा जो कोलकाता ब्रांच है उससे आउटपुट तो 0 है। कोलकाता ब्रांच से आउटपुट 0 है, हाँ सर। तो जीएसटी लेने का दरकार है क्या? हाँ, रजिस्ट्रेशन क्योंकि पहले हाँ नॉर्मली सर, बोलो, नॉर्मली बोलो। कोलकाता हेड ऑफिस से आउटपुट 0 है तो जीएसटी लेना नहीं चाहिए नियम से, तो 10 लाख 20 लाख 40 लाख के नीचे है। बट बेटा जी तुमको अगर आईएसडी का वो लेना है, डिस्ट्रीब्यूशन का बेनिफिट लेना है, तो कोलकाता ब्रांच को भी रजिस्टर करना पड़ेगा। तो पढ़ लिए ना कि कौन है जो लिमिट के अंदर होते हुए भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। हाँ। अब ठीक है? हाँ सर। चंद्रलेखा? हाँ सर। हाँ ठीक है, मोटा मोटी हो गया। जो लोग भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन बेचता है, ऑनलाइन सर्विस बेचता है, सबको लेना है। वो तो पहले भी बोल दिया, उतना कुछ खास है नहीं पढ़ने। अब फालतू का ज्ञान है। रजिस्ट्रेशन लेने का तरीका क्या है? देखो नॉर्मली तुम अगर वॉलंटरी ले रहे हो तो कभी भी ले लो, लेकिन अगर कंपल्सन जीएसटी लेना है तो जिस दिन तुम जीएसटी के दायरे में आए उसके 30 डेज के अंदर तुम्हारा जीएसटी नंबर हो जाना चाहिए। तुम लायबल हो जीएसटी अप्लाई करने के लिए विद इन 30 डेज। ठीक है? और अगर नया बिजनेस चालू कर रहे हो, स्टार्टिंग से ही तुम जीएसटी के दायरे में हो, या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल हो, तो जिस दिन बिजनेस करने वाले हो उसके 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कम से कम ले लो। ये को बोला ना, मेरे को पता है कि मेरे को दिल्ली वाले पार्टी को माल भेजना था, लेकिन मेरे को पता है उसका हेड ऑफिस ब्रांच तो वेयर हाउस तो हरियाणा में है। हमको ये बात पहले से अगर पता है तो बेटा वहां माल गया, हम कैजुअल रजिस्ट्रेशन में आएंगे, नॉर्मल तो रजिस्ट्रेशन में आए नहीं, बट कैजुअल रजिस्ट्रेशन में है। ठीक है सर, 5 दिन पहले ले लो, वो माल पहुंचा दो, फिर रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर देना। तो कैजुअल और नॉन रेसिडेंट को सप्लाई के 5 दिन पहले रजिस्ट्रेशन लेना, प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, 5 दिन पहले। लेकिन नॉर्मल बिजनेसमैन को जब वो जीएसटी में दायरे में आए तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन ले लेना। अगर आप एसईजेड या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में काम करते हो, हैव टू अप्लाई फॉर अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन। अगर उसका कोई ऐसा एक बिजनेस है जो आउटसाइड एसईजेड है, तुम्हारा मेन फैक्ट्री मेन बिजनेस एसईजेड में ही है, बट एक ब्रांच या एक एक ब्रांच या एक डिपार्टमेंट नॉन एसईजेड एरिया में भी है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो सिलीगुड़ी को गवर्नमेंट एसईजेड एरिया डिक्लेयर कर रखा है, मान लो, लेकिन मेरा एक ब्रांच कोलकाता में भी है। कोलकाता तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है ना, वो तो जीएसटी में आएगा, तो उसको अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कोलकाता ब्रांच के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि एसईजेड जीएसटी के दायरे में आ नहीं सकता। लेकिन तुम्हारा एक ब्रांच एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो नॉन एसईजेड एरिया में आ रहा है, तो तुमको उस नॉन एसईजेड वाले का अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है? तुम टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में फॉल करते हो, याद है वो 12 नॉटिकल माइल्स वाला बात? ठीक है? हाँ। उसके अलावा और क्या था? 24 नॉटिकल माइल्स और 200 नॉटिकल माइल्स। अब ये 200 नॉटिकल माइल तक हम क्या कर सकता था? इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिशिंग। अब यहां से माल अगर हम यहां भेज रहे हैं, क्या जीएसटी लगेगा? नहीं। हाँ, अरे बेटा क्या बात करते हो, इंडिया टू इंडिया माल बिक रहा है। हाँ। लगेगा? हाँ हाँ लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। कस्टम नहीं लगेगा। कस्टम नहीं लगेगा। जीएसटी क्यों नहीं लगेगा? ठीक है? हाँ सर। तो तुमको उसका भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। यहाँ वही ज्ञान दिए, क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर होगा, सेपरेट तरीका होगा। मतलब सर आपका ये अलग टाइप का काम है ना, तो आपको इसके लिए स्पेशल फॉर्म भरना पड़ेगा, नॉर्मल फॉर्म भरने से काम नहीं होगा, ये बोलना चाहते हैं। एसईजेड वाले, ये टेरिटोरियल वाटर वाले, इनका रजिस्ट्रेशन सेपरेट होगा, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म इनका नहीं होगा। मतलब इनको कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन भरना नहीं पड़ेगा क्या? हाँ सर भरना ही चाहिए।
तो इनका रजिस्ट्रेशन थोड़ा अलग होगा। ठीक है, यहां आपको फालतू ज्ञान दिया कि आपका अगर एक ही स्टेट में बिजनेस है तो आपका सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन अलग अलग स्टेट में बिजनेस है तो आपका सेपरेट रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा हर स्टेट का। ठीक है, वो फालतू ज्ञान है और यहाँ पे कुछ काम का बात नहीं है। आप ब्रांच वगैरह में माल भेज रहे हो उसको ट्रांसफर ही मानेंगे। याद है सप्लाई का डेफिनेशन में पढ़े भी थे, मेरे दूसरे ब्रांच में माल भेज रहे हैं तो एक बार उसका आउटपुट दे दो, ब्रांच इनपुट क्लेम कर लेगा, उसका रजिस्ट्रेशन अलग होगा थोड़ा सा। आपको बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को ये सब कि आप डिस्टिंक्ट पर्सन को सेपरेट ब्रांच को माल भेज रहे हो, ये सब आपको बताना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ ज्ञान नहीं है। यहाँ पे एक बड़ा फालतू पॉइंट बोला, आप एवरी पर्सन से हैव अ पैन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो पैन नंबर तो इनकम टैक्स एक्ट का ही होता है ना, तभी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो और कौन सा पैन नंबर होता है जिसका आपको जीएसटी में आप दोगे तो बोलेगा नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे, ये सब फालतू है। आधार नंबर मतलब यहाँ थोड़ा सा फालतू नहीं है, थोड़ा कॉमन बात ये है कि मान लो मेरा भी इंडिविजुअल पैन नंबर भी है और मेरे बिजनेस का भी पैन नंबर है, मेरा बिजनेस एचयूएफ है, तो सर अब आप एचयूएफ वाला पैन नंबर देना, अपना इंडिविजुअल वाला पैन नंबर नहीं जीएसटी के टाइम पे। ठीक है ना, मतलब बिजनेस का पैन नंबर चाहिए, जिस पैन नंबर से बिजनेस हो रहा है उसी पैन नंबर को जीएसटी में देना है। ठीक है, आपको आधार नंबर भी देना पड़ेगा, आपका प्रूफ। ठीक है, आजकल तो कॉमन हो गया, आधार नंबर सब जगह देना पड़ता है। लेकिन सर आधार नंबर तो बिजनेस का नहीं होगा, आधार नंबर का भी बिजनेस का होता है क्या? नहीं सर। नहीं, तो सर जिस आदमी के नाम पे बिजनेस रजिस्टर्ड है उसका आधार नंबर देना पड़ेगा। ठीक है सर, ये सब फालतू टाइम पास पॉइंट से सब कभी एग्जाम में भी नहीं पूछेगा। अगर वो आदमी इंडियन सिटीजन नहीं है तो उसका तो आधार नंबर भी नहीं होगा, तो उसका जो इंडिया में जो बिजनेस संभाल रहा है उसका आधार नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, मान लो हम अमेरिकन है और हम इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, हम तो इंडियन सिटीजन नहीं है, तो मेरा यहाँ पे आधार नंबर होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन इंडिया में मेरा कोई तो काम संभालने वाला आदमी होगा ना, हवा में तो काम नहीं कर रहा होगा ना, उसका आधार नंबर देना पड़ जाएगा। ये सब हो गया। अदर डॉक्यूमेंट जो भी डिपार्टमेंट मांगेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम में वो भी देना पड़ेगा। पैन नंबर, अगर मान लो कोई इंडियन सिटीजन नहीं है, उसका पैन नंबर नहीं है, तो उससे कोई और अदर डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट मांग सकता है, वो देना पड़ेगा। हाँ, इन लोगों को स्पेशल रजिस्ट्रेशन मिलेगा जो यूनाइटेड नेशंस के लोग हैं या आईएमएफ के लोग हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कंपनीज है, उनका रजिस्ट्रेशन अलग होगा, एम्बेसीज का रजिस्ट्रेशन अलग होगा। सेलों को भी जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। हाँ, कुछ केसेस में हाँ हो गया, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आपको ज्ञान दिया, आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे जो कि जीएसटी या रजिस्ट्रेशन 01 होगा। आपको बाकी डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, आपका मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ईमेल देना पड़ेगा, उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको बताना पड़ेगा, तभी आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा। जब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा आपको वहां पे अपना बैंक लिंक करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। आपको बैंक अकाउंट का, आपका जो भी बिजनेस का बैंक अकाउंट है, जब आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा ना तब आपको वो वेरीफाई करना पड़ेगा अपना बैंक नंबर, वहां पे मतलब बैंक को लिंक करना पड़ेगा। आपको अपना एक फोटोग्राफ आधार देना पड़ेगा, फोटोग्राफ देना पड़ेगा, आजकल आधार वाला फोटो भी चलता है, अदर केवाईसी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, सब टाइम पास हो जाए। अब आपको जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन 02 होगा। तो 01 में आप अप्लाई किए फॉर्म नंबर 01 में अप्लाई किए, फॉर्म नंबर 02 में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। आप जो भी डॉक्यूमेंट दोगे उसका डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा। हो सकता है ऑफिसर आजकल आता भी है, 7 वर्किंग डेज में ना ऑफिसर आ जाता है। पहले तो बीच में फिजिकली ऑफिसर नहीं आ रहा था, अब फिर से आना चालू हुआ है क्योंकि लोग फेक रजिस्ट्रेशन लेने लग गए, तो ऑफिस में आके वेरीफाई करके जाते हैं फिजिकली है कि नहीं कोई। आप जो भी एड्रेस दियो वहां पे प्रॉपर वेरिफिकेशन हो। अगर उनको लगता है कि आपका डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है तो आपको RG 03 में 7 दिन के अंदर वो लोग नोटिस देगा, 7 दिन का टाइम देगा आपको जवाब देने का। 7 वर्किंग डेज में आप वो डॉक्यूमेंट जमा कर दो एक्स्ट्रा या कोई प्रूफ, फिर आपका रजिस्ट्रेशन होगा।
30 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। जिस दिन आप अप्लाई करोगे वहां से 30 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अगर उनको कोई डाउट नहीं है तो जनरली 7 दिन में भी दे देते हैं, या जिस दिन आप क्लैरिफिकेशन दोगे उसके 7 दिन में रजिस्ट्रेशन दे देते हैं। ये सब उतना कुछ पढ़ने को नहीं है। अगर आपका इन्फो जो दोबारा आप इन्फो दिए उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन 05 फॉर्म भरने बोलेगा और आपको फिजिकली आके ऑफिस में बात करने बोलेगा। और फालतू पॉइंट छोड़ दो। ये फिर वही ज्ञान दे दिया आपको, 15 डिजिट का जीएसटी नंबर देगा, 30 डेज में दे देगा। मेनली 30 डेज में भी अगर नहीं दिया तो मान लेंगे कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। ना 30 डेज में कोई नोटिस आया ना मेरे को जीएसटी नंबर आया, हम मानेंगे मेरा रजिस्ट्रेशन है ना, नंबर आ जाएगा। देखो यहां बोला था ना आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल भरना पड़ेगा, आधार से ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, आधार बेस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ये बात पहले भी बोल चुके थे, फिर रिपीट मारे। अगर आपका अलग अलग स्टेट में बिजनेस है तो आपको सेपरेट जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, मतलब मल्टीपल जीएसटी नंबर होगा आपका। सबका आपको अलग अलग जीएसटी फाइल भी करना पड़ेगा हर महीना। मोटा मोटी हो गया, ये सब कुछ नहीं पढ़ने का है। सब टीडीएस वाला पार्ट है, ये आपके अभी सिलेबस का नहीं है। मोटा मोटी हो गया। आप रजिस्ट्रेशन को चेंज करवा सकते हो, अमेंडमेंट, मतलब आपका मान लो पार्टनर बदल रहा है या आपका स्टेट बदल रहा है, हेड ऑफिस बदल रहा है, तो वो अमेंडमेंट आप करवा सकते हो, वहां पे नोटिस देके। सब कुछ पढ़ने को नहीं, सब छोड़ दो। हाँ, कैंसिलेशन वाला पार्ट सुन लो खाली 2 मिनट में। कैंसिलेशन या सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, या तो आप अप्लाई करो कि अब हम जीएसटी नंबर छोड़ रहे हैं, तो लोग प्रॉपर वेरीफाई करके आपका हटा देगा, या फिर आप टाइमली रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, बहुत टाइम से आपका बिजनेस में कोई हरकत ही नहीं हो रहा है, या आदमी का डेथ हो चुका है, या आपका बिजनेस बदल गया, एचयूएफ से अब आप कंपनी बना लियो, तो ऑब्वियस बात है एचयूएफ बंद करके कंपनी बना लियो तो नया पैन नंबर मिलेगा, तो आप नया रजिस्ट्रेशन लिए होंगे, तो आपका पुराना रजिस्ट्रेशन क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगा, उसको कैंसिल कर देगा। आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा, आप टाइमली सबमिट नहीं किए, 2-3 बार नोटिस आ गया, आप नहीं सबमिट कर रहे हो, डिपार्टमेंट आपका जीएसटी को सस्पेंड कर देगा एक बार के लिए। आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो लगातार 3 महीना से, आपका जीएसटी सस्पेंड हो जाएगा। फिर जब भरने लगोगे फाइन पेनल्टी भर के तो फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन 3 महीना में लगातार अगर 3 महीना से आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, जीएसटी सस्पेंड हो जाएगा। और अगर आपका क्वार्टरली है तो 3 क्वार्टर से नहीं फाइल कर रहे हो तो सस्पेंड हो जाएगा। कैंसिल होगा मतलब पूरा हट ही जाएगा, सस्पेंड होगा मतलब एक बार के लिए रोक देंगे। कैंसिलेशन ही कब हो जाएगा, अगर आप बिजनेस ही और कंडक्ट नहीं कर रहे हो, या फिर इनवॉइस इशू ही नहीं कर रहे हो जीएसटी वाला, या फिर आप कोई एंटी प्रॉफिटेरिंग काम कर रहे हो, बैंक अकाउंट डिटेल आप नहीं दे रहे हो गवर्नमेंट को, आईटीसी का वायलेशन कर रहे हो, आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी नहीं काट रहे हो, आपका जीएसटी कैंसिल हो जाएगा। और सस्पेंड जनरली कैंसिलेशन के पहले एक बार सस्पेंड होगा, आपसे क्लैरिफिकेशन मांगा जाएगा, आप नहीं दोगे तब सस्पेंड होगा, तब कैंसिल होगा। सॉरी, पहले सस्पेंड होगा, आप डिटेल नहीं दे रहे हो तो फिर वो लोग कैंसिल कर देगा। कैंसिलेशन वापस रिवोक हो सकता है, सेम जीएसटी नंबर आपको वापस मिल सकता है। आप ऑफिसर को जाके जेन्युइन रीजन बता दो क्यों नहीं आप उसको जवाब दे पा रहे थे, जब वो सस्पेंड किया आप क्यों नहीं जाके उसको जवाब दे पाए, उसका प्रॉपर रीजन दे दो और फिर आप अपना सारा क्लैरिफिकेशन दे दो, पेनल्टी फाइन भर दो, आपका वापस कैंसिलेशन हट जाएगा 30 डेज के अंदर। हो गया, और कुछ नहीं है, खाली रजिस्ट्रेशन से। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन खत्म। अब आएगा ई वे बिल, एक छोटा टॉपिक 10-12 मिनट का, और फिर एक टॉपिक बच जाएगा, आई थिंक लास्ट टॉपिक बचेगा रजिस्ट्रेशन एंड वो टैक्स पेमेंट।
पेमेंट ऑफ जीएसटी 2 यूनिट बच रहा है ना, बुक देखो एक बार।